हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आई हूँ साइंस एंड लिटरेचर। जो आपका ये बैकग्राउंड टॉपिक है, इसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट समरी लाई हूँ। साइंस एंड लिटरेचर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 18th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स थे और 19th सेंचुरी के जो बिगनिंग ईयर्स थे, इसमें साइंस और लिटरेचर का संगम हुआ। अब साइंस और लिटरेचर का क्या रिलेशन है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या था कि इससे पहले मेडिटेटिव टाइप के जो थे, यानी कि लोग एज ऑफ रीजन्स में थे, रोमांटिक रिवाइवल चला था, बहुत सारे एज चले थे, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ बहुत सारे थे। तो इसमें क्या हुआ, इसी तरह एक एज और आया जिसमें साइंस और लिटरेचर का संगम हुआ। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो लोग रोमांटिक रिवाइवल में थे या फिर भक्ति की ओर चले गए थे, या भक्ति से हटकर जो फिर मेडिटेशन उसमें रूल में चले गए थे, जो ये जानना चाहते थे कि आखिर फीलिंग क्या है, और उन्होंने ये सब ध्यान के माध्यम से जाना। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोग ध्यान के माध्यम से सारे जात पात, सारी ऊंच नीच बुराइयों को भूलकर अपने बारे में जानने लगे, और लोगों ने इस चीज़ को बहुत पसंद भी किया। अब धीरे धीरे साइंस ने भी इसमें अपना रोल प्ले कर दिया, यानी कि जो लोग ध्यान के माध्यम से जानते थे, उसको साइंस प्रूफ करके देखती थी कि क्या ये सही है। तो इसी चीज़ को लिटरेचर ने भी बहुत बढ़ावा दिया और उसे अपने तरीके से, यानी कि साइंस की चीज़ों को लिटरेचर में पोएम के रूप में गाया गया। इसी चीज़ को साइंस और लिटरेचर का संगम कहा गया। जैसे कि अगर बात की जाए, पहले लोग अपनी बातों को खुलकर लिख नहीं पाते थे, जैसे कि कंट्रोवर्सी होती थी, सोशल कस्टम्स होते थे और सोशल बाउंडेशन होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। पोइट के लिए बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। अगर जैसे कि मैं ये टेमज़ुला की बात करूँ, तो उन्हें अपनी लाइफ में अपनी कई सारी पब्लिकेशंस को लेके बहुत सारी परेशानियाँ हुई थी, बल्कि उन्हें अपने उनके देश रोडेशिया से भी बाहर निकाल दिया गया था अपनी कुछ चीज़ें लिखने के लिए। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो मतलब प्रूफ करने में और बोलने में उनको बहुत परेशानी होती थी। तो ऐसा टाइम आया कि अब जो मतलब साइंस थी, जो लोग अपनी बातों को ध्यान में लेके समझ रहे थे, यानी ध्यान से उन चीज़ों को नेचर उन्हें बता रही थी, तो फिर वो उस चीज़ को प्रूफ करने लगे थे साइंटिफिकली। अब साइंटिफिकली प्रूफ हो गया तो लोग भी शांत हो गए। फिर इस तरीके से लिटरेचर ने खूब प्रोग्रेस की। तो उनकी इसी प्रोग्रेस को बहुत सारे कवियों ने बहुत सराहा, बहुत तारीफ़ भी की, इस तरह नेचर और साइंस दोनों की। तो जैसे कि इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। ये जो शैली थी, इनके दो तीन एग्जांपल्स हैं। पहला है जो इनकी एक पोएम है, इसमें लव फिलॉसफी में इसमें इन्होंने लिखी एक कुछ लाइन्स हैं। सी द माउंटेन किस हाई हेवन and the waves clasp one another. No sister flower would be forgive if it disdained its brother, its brothers. It means इन लाइन्स में वो बताना चाहती है कि समुद्र की लहरें एक दूसरे को गले लगाती हैं, फिर चाहे उन्हें गले मिलने के लिए कितनी भी ऊंचाई तक जाना पड़े। अगर वो एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं तो नेचर इसमें अपनी आगे आकर रोल प्ले करती है। वो समुद्र में सुनामी को तक जगा देती हैं और लहरों को इतनी शक्ति देती हैं कि वो आसमान को जाकर छू ले, बस वो उन्हें मिलाकर ही रहती हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो फूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे से जाकर तो मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में नेचर वहाँ भी अपना रोल प्ले करती है। वो बीज, तितलियाँ, छोटे छोटे कीड़े, इन सब के थ्रू दोनों फूलों को मिलाती है। वो एक जो कीड़े वगैरह होते हैं, एक फूल पर जाकर नेक्टर वगैरह सक करते हैं और दूसरे फ्लावर पे छोड़ देते हैं। इस तरीके से वो फ्लावर्स के प्यार को भी निखारती है। तो नेचर के इस काम में जो भी आता है वो उसे कभी माफ़ नहीं करती है। और इस चीज़ को साइंस भी भली भांति प्रूफ कर चुकी है। आप जानते हैं कि साइंस ये पूरे रूट्स वगैरह सिस्टम, ये सब जो मैंने आपको भी फ्लावर्स के एग्जांपल लेकर बताई, आपने साइंस में पढ़े ही होंगे। सुनामी के कंसेप्ट को आप लोग साइंटिफिकली बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसमें साइंस और लिटरेचर ने काफ़ी एक दूसरे के लिए सहयोग दिया। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और लाई हूँ। इसमें ये शैली की ही एक पोएम है जो इन्होंने, द क्लाउड है। इसमें इन्होंने क्लाउड्स के बनने के प्रोसेस को लिखा है। आपने जैसे देखा होगा क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ऊपर से बारिश होती है, फिर सन हीट देता है, उस हीट से फिर से पानी को इवेपोरेट होता है, पानी इवेपोरेशन होकर उड़ जाता है, फिर उसे वायुमंडल की हवा अपने में ले लेती है। फिर जो हवा अपने में लेती है तो हवा के कण बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, और जब वो कण भारी हो जाते हैं तो बारिश बन के फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। दिस साइकिल्स बिगिन रनिंग एंड रनिंग, चलती रहती है, शुरू होती रहती है। तो नेचर इस तरह अपना रोल प्ले करती है क्लाउड्स में भी। आई होप कि आपको साइंस
साइंस एंड लिटरेचर की ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। वैसे अगर आप चाहें तो फिलहाल प्रकृति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चल रहा है कोविड-19 का, आप इसे भी दे सकते हैं। यानी कि अगर नेचर ये कहती है कि घर में बैठो तो घर में ही बैठना है। जो बाहर गए उन्हें कोविड-19, अगर किसी को मतलब किसी को डायरेक्ट बीमारी नहीं हुई तो कुछ भी चीज़ छूने से हो जा रही थी, फ्लू के थ्रू हो रही थी, एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू हो रही थी। और जहाँ लोग नहीं भी जा रहे थे, एक चीज़ को किसी ने अमेरिका में छुआ है तो उसको भारत में आ गई है तो हो जा रही है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साइंस और लिटरेचर का। ओके गाइस, तो आई होप आपको मेरी ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी ये जो बैकग्राउंड टॉपिक है बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक फॉर द मोर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। आप प्रेस बेल आइकॉन नहीं करते हैं, प्रेस नहीं करते बेल आइकॉन को तो सब्सक्राइबर कम रह जाते हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड या इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।